स्वागत है आप सभी का एक बार फिर माँ शारदा एकेडमी छपोरा में। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्लास 11th में आप लोग इसका कुछ और भी टॉपिक है उसको पढ़ चुके हैं, जैसे कि एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्व, है ना। तो इन सब को आपको जानना पड़ेगा, तब जाकर आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्व है वो अच्छे समझ में आएगा, है ना। मतलब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों को अगर आपको जानना है तो उससे पहले आपको पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए। ठीक है, बिना पीरियोडिक टेबल के आप इसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि क्या होता है डी ब्लॉक तत्व, क्या होता है एफ ब्लॉक तत्व, है ना। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे थोड़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है ना। अभी वर्तमान में बताओ कितने तत्व हैं, कितने तत्व हैं? 118 तत्व है ना। टोटल प्रकृति में कितने तत्व हैं? 118 तत्व मौजूद है ना। और उन 118 तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भागों में बांटा गया है? एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्व। इस प्रकार से कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से अपने को केवल 2 ब्लॉक तत्वों के बारे में पढ़ना है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ऐसे इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं सबसे पहले तो, है ना। फिर हम लोग पीरियोडिक टेबल की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं प्रकृति में कुल तत्व या कुल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या। ठीक है, और बात कर रहे हैं वर्तमान में, वर्तमान में तो कितने तत्व है बताओ? 118 तत्व है। कुल कितने तत्व है बताओ? 118 तत्व है। और इन 118 तत्वों को, ठीक है, सुविधा की दृष्टि से समझने के लिए, अच्छे से उनका जो क्वालिटी है, उनका गुण धर्म है, उनका हम अध्ययन कर सके, है ना। इसलिए वैज्ञानिकों ने इनको कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। ठीक है, इन 118 तत्वों को, इन 118 तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, देखते हैं वो 4 भाग कौन कौन सा है। ठीक है, तो पहला जो है वो है अपना एस ब्लॉक तत्व। क्या है? एस ब्लॉक तत्व, ये है पहला। दूसरा है पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व। तीसरा है डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व। और चौथा है एफ ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक तत्व। ठीक है, तो प्रकृति में वर्तमान में कुल कितने तत्व है? 118 तत्व है। और इन 118 तत्वों को कुल 4 भागों में बांटा गया है पीरियोडिक टेबल में। और वो जो पीरियोडिक टेबल है वो भी कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी। याद रखना भाई, है ना। ये जो बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है बताओ? आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आधुनिक 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 पीरियोडिक टेबल मतलब क्या होता है? आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्तमान में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं, जिनको 4 भागों में बांटा गया है। एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व और ए ब्लॉक तत्व। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हम लोग को पढ़ना है डी ब्लॉक तत्व के बारे में। ये जो डी ब्लॉक तत्व है उसको कहाँ से कहाँ बांटा गया है? देखो, जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है, इसकी अगर मैं थोड़ा बात करूं तो इसमें कुल कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। आवर्त किसको बोलते हैं? जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो आपका आवर्त है। और जो खड़ी होता है उसको बोलते हैं समूह। कुल कितने समूह होते हैं? 18 समूह होते हैं। और कुल कितने आवर्त होते हैं?
7 आवर्त होते हैं। इसको भी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त कितने हैं बताओ? आवर्त है 7, और समूह कितने हैं बताओ? समूह कितने हैं? 18 है। क्लियर है? आवर्त 7 है और समूह कितने हैं? 18 है। ठीक है, आगे इसको पीरियोडिक टेबल में भी मैं बताऊंगा। इसमें जो एस ब्लॉक तत्व है, ये 2 समूह में है। कितने समूह में है ये? 2 समूह में है। कौन कौन सा? पहला समूह और दूसरा समूह। जो पहला समूह और दूसरा समूह है वो एस ब्लॉक तत्व के अंतर्गत आएगा। ठीक है, पहला समूह और जो दूसरा समूह होता है वो एस ब्लॉक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला तत्व पहला जो समूह के तत्व होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्षारीय तत्व। और जो दूसरा है उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा तत्व, क्षारीय मृदा धातु बोल देते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है एस ब्लॉक तत्व को। वैसे जो पी ब्लॉक तत्व होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है बताओ? कितने भागों में? 6। कितने? इसको कितने समूह है इसका बताओ? 6 समूह है। और वो 6 समूह कौन कौन से है बताओ? 13, 14, 15, 16, 17, 18। कौन कौन से बताओ? 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये जो समूह हैं वो पी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? पी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत आते हैं। और जो डी ब्लॉक तत्व जो अपने को पढ़ना है, ठीक है, इसमें कितने समूह हैं? इसमें कितने? 10। 3 से लेकर 12 तक। ठीक है, इसमें टोटल कितने हैं बताओ? 10 समूह हैं। ठीक है, और वो 10 समूह कौन कौन से हैं बताओ? 3 से 12। 3 से 12। ठीक है, और जो एफ ब्लॉक तत्व होते हैं, है ना, उसको नीचे में क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। नीचे में उसको रख दिया जाता है। जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक तत्व है उसके नीचे में उसको क्या किया जाता है? रखा जाता है ना, व्यवस्थित किया जाता है ना, इस प्रकार से। ये आपका दिख रहा है ना? ये आपको दिख रहा होगा। ये आपका और ये आपका, ये दोनों आपके किसके अंतर्गत आएंगे? किसके अंतर्गत आएंगे? ए ब्लॉक तत्व के अंतर्गत आता है। ये होता है लेंथेनाइड, ये होता है एक्टिनाइड। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना? क्लियर है? तो देखो अभी मैं बताया ना कि ये 2 ग्रुप है आपका। ठीक है, ये जो ऊपर वाला 2 ग्रुप है, ये जो 2 ग्रुप है ना, ये है आपका कौन सा? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, ये है आपका। और एक है आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम और रेडॉन। ठीक है, तो ये 2 जो समूह है वो किसके अंतर्गत आएंगे बताओ? एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। अभी मैं लिखवाया भी हूँ यहाँ पे, देखो क्या लिखवाया हूँ कि एस ब्लॉक के अंतर्गत 2 समूह आते हैं, 1 और 2। 1 और 2 है यहाँ पर, देखो, समूह 1, समूह 2। ठीक है, और जो पी ब्लॉक की बात करें तो इसमें कुल कितने समूह हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखवाया हूँ यहाँ पर। कितने समूह हैं बताओ इसमें? 6 समूह हैं। और कहाँ से स्टार्ट हुआ है देखो वो? 13 से। 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? पी ब्लॉक में याद रखना ये जो लास्ट वाला है, ठीक, इसको बोला जाता है अक्रिय गैस बोलते हैं। और भी इसका बहुत सारा नाम है, याद रखना। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? अक्रिय गैस बोला जाता है। अक्रिय
गैस होता है ये अक्रिय गैस बोलते हैं, इसी को नोबेल गैस बोल देते हैं, ठीक है, इसी को दुर्लभ तत्व बोल देते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि इसमें वही तत्व शामिल है, जो समूह 18 है ना, उसमें वही तत्व शामिल है जिनका अंतिम कक्षा है वो इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है। कोई इसमें अर्धपूरित कक्षक नहीं है, इसमें क्या होता है, पूर्ण पूरित कक्षक होता है। मतलब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से क्या होता है, भरा हुआ होता है। इसलिए ये क्या है, अक्रिय। अक्रिय मतलब जो किसी अन्य तत्वों के साथ क्रिया ना कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, अक्रिय बोलते हैं। तो ये जो समूह 18 होता है वो क्या होता है, अक्रिय तत्व होते हैं। क्या होते हैं, अक्रिय तत्व होते हैं, ठीक है। उसी में आप ये वाला को ध्यान रखना, जो समूह 17 है ना, ये जो समूह 17 है इसको बोला जाता है ऋणात्मक या ऋण विद्युतीय तत्व बोला जाता है। ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं ये, क्या होते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। कौन, समूह 17। इसमें जितना ऋणात्मक तत्व होते हैं वही इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, टेनेसिन, है ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व है। एक ऋण विद्युतीय तत्व यहाँ पर पाया जाता है, याद रखना, ये ऑक्सीजन, है ना। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि टॉप 3 ऋण विद्युतीय तत्व का नाम बताओ, तो पहले नंबर पे कौन आता है, फ्लोरीन, सेकंड पे आता है ऑक्सीजन, और थर्ड पे आता है आपका क्लोरीन। याद रखना टॉप 3 में, ठीक है। पहला नंबर पे कौन आएगा, फ्लोरीन, सेकंड पे ये वाला समूह 16 का आ जाएगा ऑक्सीजन, और थर्ड नंबर पे क्या आता है, क्लोरीन आता है, ठीक है। ये तो हुआ पी ब्लॉक वाला, है ना। और हम लोग को जो पढ़ना है ये होता है अपना डी ब्लॉक तत्व। ये क्या होता है हमारा, डी ब्लॉक तत्व, ये वाला। देखो डी ब्लॉक तत्व कितने खंडों में बटा हुआ है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। कितने हैं इसमें बताओ, कितने हैं, डी ब्लॉक, 9 मत बोलो ना भाई, 10 तो है, कैसे 9 बोल रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने हैं, 10। टोटल कितने समूह हैं इसमें, 10 समूह हैं। 3 से लेकर समूह 12 तक का जो समूह होता है वो किसके अंतर्गत आता है, डी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत आते हैं, डी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत आते हैं। और जो ये नीचे में दिख रहा है आपको, ठीक है, जो आपको नीचे में दिख रहा है, कौन सा, नीचे में कौन सा दिख रहा है बताओ, एफ ब्लॉक तत्व है वो। ये क्या है अपना, एफ ब्लॉक तत्व है। कहाँ पर लिखूं, एफ ब्लॉक तत्व है ये। इसमें एक एक समूह में 14 तत्व पाया जाता है। ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे इसमें भी पाया जाता है ना। ऊपर वाला को बोला जाता है लेंथेनाइट, नीचे वाला को बोला जाता है एक्टिनाइट। आगे उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ए ब्लॉक में इस प्रकार देखा जाए तो इसको कितने भागों में बताओ, 2 भागों में। कौन कौन सा, इसका होता है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा, लेंथेनाइट और लेंथेनाइट, और क्या होता है, एक्टिनाइड होता है। इस प्रकार से इसको हम कितने भागों में बांटे हैं बताओ, 2 भागों में बांटे हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है सबको, ठीक। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो डी ब्लॉक तत्व होता है इसका खासियत ये है कि इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। इसका एक और, इसका नाम की बात करें डी ब्लॉक तत्व का, तो इसको क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है बताओ, 3 से लेकर 12 तो नहीं बोलूं मैं, डी ब्लॉक जो तत्व होते हैं उनको क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको,
संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्लियर है ये? किसी कोई डाउट? ठीक। और ये जो एप ब्लॉक तत्व है इसको क्या बोला जाता है? आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आंतर या फिर आंतरिक संक्रमण तत्व भी बोल सकते हो, है ना? क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? आंतर संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व बोला जाता है किसको? एप ब्लॉक तत्व को। ठीक है ना? तो यहां पर से मेरे ख्याल से तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। कैसे भाई? ठीक है ना यहां तक? तो एक चीज इसमें समझने वाली बात है, वो ये है कि आखिर इसको डी ब्लॉक तत्व बोलते क्यों हैं? डी ब्लॉक तत्व क्यों बोला जाता है इसको? क्वेश्चन उठता है कि नहीं मन में कि डी ब्लॉक तत्व क्यों बोलते हैं? इसको एस ब्लॉक तत्व क्यों बोलते हैं? इसको पी ब्लॉक तत्व क्यों बोलते हैं? इसको एफ ब्लॉक तत्व क्यों बोलते हैं? क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? आता है ना? तो क्यों बोलते हैं बताओ? सोचे हो कभी? पढ़े हो? 9वीं से पढ़ते आ रहे हो साइंस? सोचो भाई। देखो, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते होगे, है ना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें हम लोग तो उसमें विभिन्न प्रकार के कक्षा होते हैं, है ना? होते कि नहीं होते हैं? जैसे कि एस पी डी और एफ, आप बाउ का नियम पढ़े होगे, N+L नियम पढ़े होगे, है ना? पाउली का पोजन नियम पढ़े होगे। तो ये सब नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। ठीक है? खास करके जो अब बाउ का नियम है वो एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है ना? जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, है ना? अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सिखाऊंगा तुम लोग को, अगर भूल गए होगे तो, है ना? तो वो जो नियम है ना? तो जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है, जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो उस तत्व का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो जिस कक्षा में प्रवेश करता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में प्रवेश करता है वह उसी समूह का तत्व माना जाता है। समझ गए? अगर मैं एस ब्लॉक तत्व की बात करूं, है ना, तो ऐसे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाते हैं, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एस ब्लॉक में जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक तत्व कहेंगे। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाता है, पी कक्षक में प्रवेश करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक तत्व कहेंगे। और ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। और ऐसा तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या जाता है? एफ कक्षक में प्रवेश करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। समझ में आया ये? मतलब वो किस पर डिपेंड है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, है ना? ये तो तुम लोग को पता है कि नहीं पता है? क्या चीज की बात कर रहा हूं मैं? कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें अगर हम, है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसमें 4 कक्षकों का रोल होता है जनरली। किसका किसका? एस का, पी का, डी का और एफ का, है ना? किसका किसका होता है? एस का होता है, पी का होता है, डी का होता है और एफ का होता है। ये भी आप लोग को जानकारी आई थिंक होगा। और वो ये है कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं। एस में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है। पी में कितना जा सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। डी में कितना जा सकता है? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। और एफ में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 14 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ठीक है? एफ में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इसी से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। कक्षा कोष उपकोष अलग होता है ना, है ना? KLMN वाला, है ना? 2 8 18, याद है कि भूल गए हो? 2 8 18 32, है ना? पहला वाला कक्षा रहेगा, कक्षा की बात कर रहा हूँ, है ना? तो पहला वाला कक्षा में कितना जाता है? 2 जाता है।
उसके अगले वाले में कितना जाता है, 8 जाता है, उसके अगले वाले में कितना जाएगा, 18 जाएगा, उसके अगले वाले में कितना जाता है, 32 जाता है, ऐसे होता है ना। क्लियर है। तो उसमें भी अगर हम लोग बात करें तो एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पी कक्षक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है। डी में कितना जाता है, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाता है, और एफ में कितना जाता है, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो ऐसे तत्व जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्व जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, एस कक्षक में जाते हैं। किस में जाते हैं बताओ, एस कक्षक में जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है। और ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, पी कक्षक में प्रवेश करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्लियर है। और ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी कक्षक में प्रवेश करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। और ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो हम लोग को पढ़ना किसके बारे में है, डी ब्लॉक तत्व। तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि समूह 3 से लेकर 12 तक के तत्व को डी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो समूह 3 से लेकर समूह 12 है ना, उसमें जितने भी तत्व हैं, उसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, डी में जाएगा। किस में जाएगा भाई, डी में। देखो थोड़ा गौर करो, थोड़ा गौर करो। यहां पर देखो कितना आपको आवर्त दिख रहा है, उसको बताओ। आवर्त की मैं बात करूं, ये 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त और 4 आवर्त। कितने आवर्त हैं, 4 आवर्त है। इस वाले आवर्त को बोला जाता है 3D श्रेणी बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा। ये वाला को, इसको क्या बोला जाता है, 3D श्रेणी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, 4D बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 5D श्रेणी बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, 6D श्रेणी बोलते हैं। कक्षा भी होता है ना, अब बाउ का नियम आप पढ़े हो तो उसमें आपको पता होगा कि कभी इलेक्ट्रॉन है वो 3D में जाएगा, इतना वाला में पूरा 3D में ही जाएगा, इतना वाला में पूरा 4D में ही जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ ना। और इसमें क्या होगा, 5D में जाएगा, और इसमें किस में जाएगा, 6D में जाएगा। तो उसी हिसाब से वो जो डी ब्लॉक का तत्व है उसको भी हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांटेंगे। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। और आगे उसको विस्तार करेंगे तो वहाँ पे मैं हर एक चीज़ को तुम लोग को लिखवाऊंगा वहाँ पर। क्लियर है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि डी ब्लॉक तत्व को आखिर डी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं। ठीक है। डी ब्लॉक तत्व को डी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं, तो यहां पर देख लेते हैं डी ब्लॉक तत्व किसकी बात करें हम लोग, डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व। ठीक है। डी ब्लॉक तत्व तो कैसे लिखोगे बताओ, ऐसे तत्व लिख लो भाई, है ना। क्या लिखोगे यहां पर लिखोगे आप लोग, ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में, डी कक्षक में प्रवेश करता है। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताओ, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्लियर है, ये परिभाषा समझ में आया डी ब्लॉक तत्व का। डी ब्लॉक तत्व किसको बोलेंगे या क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, तो जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है उसे हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्लियर है ये। ठीक। अगर मैं बात करूं इसी में, तो ये जो डी ब्लॉक तत्व है इनको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो डी ब्लॉक तत्व होता है उनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है। या फिर देख लेते हैं कि संक्रमण तत्व क्या होता है। देखो 2 क्वेश्चन बनेगा यहां से, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं,
एक ये बनेगा। या ऐसे भी पूछ सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं क्यों। दोनों क्वेश्चन अलग है, लग रहा होगा आपको वैसी, लेकिन है नहीं। संक्रमण तत्व का परिभाषा अलग होगा, है ना, और डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं वो अलग होगा। समझ में आया। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, हम लोग देखेंगे संक्रमण तत्व के बारे में। संक्रमण तत्व के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, संक्रमण तत्व के बारे में। ठीक है, तो संक्रमण तत्व क्या होता है भाई। तो संक्रमण तत्व वह तत्व होता है या वह है जिसकी मूल अवस्था या किसी अन्य ऑक्सीकरण अवस्था में उसके डी कक्षक इलेक्ट्रॉनों से अपूर्ण भरे हो। शॉर्ट और स्वीट में मैं बोलूँ तो ऐसा है कि डी ब्लॉक समूह का, है ना, डी ब्लॉक का ऐसा तत्व जिनका डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा हुआ हो, अपूर्ण भरा हुआ हो, वही क्या है, संक्रमण तत्व है। समझ पा रहे हो। डी ब्लॉक के ऐसे तत्व, डी ब्लॉक के ऐसे तत्व, ठीक है, जिनके डी कक्षक अपूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे, संक्रमण तत्व कहेंगे। क्लियर है, लिख लो इसमें। संक्रमण तत्व वह है, संक्रमण तत्व वह है, संक्रमण तत्व वह है, ठीक है, संक्रमण तत्व वह है जिसकी मूल अवस्था या किसी अन्य ऑक्सीकरण अवस्था में, जिसकी मूल अवस्था, जिसकी मूल अवस्था या अन्य अन्य ऑक्सीकरण या अन्य ऑक्सीकरण अन्य ऑक्सीकरण अवस्था में। संक्रमण तत्व वह है जिसकी मूल अवस्था या अन्य ऑक्सीकरण अवस्था में उसके डी कक्षक, उसके डी कक्षक, उसके डी कक्षक इलेक्ट्रॉनों से अपूर्ण भरे हो, उसके डी कक्षक, उसके डी कक्षक क्या हो, इलेक्ट्रॉनों से, इलेक्ट्रॉनों से अपूर्ण भरे हो, अपूर्ण क्या हो, भरे हो। क्लियर है ये। आपको बस इतना चीज याद रखना है भाई कि डी ब्लॉक का ऐसे तत्व, डी ब्लॉक की बात करो ना, डी ब्लॉक का ऐसे तत्व जिनका जो डी कक्षक है वो क्या हो, अपूर्ण रूप से भरे हुए हो, उसको हम क्या बोलेंगे, संक्रमण तत्व कहेंगे। अच्छा, अपूर्ण रूप से भरा हुआ मतलब क्या समझ रहे हो। डी कक्षक में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो अगर डी कक्षक में 10 नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 9 तक अगर है तो वो क्या है, संक्रमण तत्व है। अगर 10 हुआ तो बताओ, संक्रमण तत्व नहीं है। अब मैं फिर से यहां पे आ रहा हूं थोड़ा से, यहां पर फिर आते हैं। देखो भाई, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये जो भी एक्स वाई जेड, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होगे तो आपको पता होगा, क्या पता होगा, कुछ पता है कि नहीं है। हम्म, कुछ पता है कि नहीं है भाई, नहीं है। जो जिंक होता है, जो कैडमियम होता है, जो मरकरी होता है, समझ गया ना, इनका जो डी कक्षक होता है वो क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। इनका जो डी कक्षक होता है वो क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। क्लियर है, किसका किसका। देखो अभी मैं 118 तत्वों की ही बात कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ।
तेरे नियम है ये, है ना, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना, ये तीन तत्वों की मैं बात कर रहा हूँ। किसका किसका? जिंक, कैडमियम और मरकरी। पारा, पारा का क्वालिटी समझते हो कि नहीं समझते हो? पारा एकमात्र ऐसा धातु है या धात्विक तत्व है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और एकमात्र अधातु जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, नाम जान रहे हो? जान रहे हो? ब्रोमीन। जो ब्रोमीन होता है वो भी क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन वो अधातु होता है। तो 118 तत्वों में से केवल दो ही तत्व हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, एक तो पारा और दूसरा ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका अधातु है और पारा आपका क्या है? धातु है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में हम करते हैं, जानो ना। तो याद रखना, ये जो जिंक है और कैडमियम है और मरकरी है, इनका जो डी कक्षक होता है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। डी में पूरा 10-10 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो क्या ये संक्रमण तत्व है? मैं तो परिभाषा में बोला हूँ भाई। परिभाषा में मैं क्या बोला हूँ? परिभाषा में बोला हूँ कि संक्रमण तत्व वह तत्व होता है जिसकी मूल अवस्था या अन्य ऑक्सीकरण अवस्था में उसके डी कक्षक इलेक्ट्रॉनों से क्या हो? अपूर्ण भरे हो। अपूर्ण भरे होंगे वही क्या होंगे? संक्रमण तत्व होंगे। पूर्ण भरे होंगे वो संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो याद रखना, इसका अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, इसकी मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या आएगा? डी ब्लॉक के तत्व क्या आएंगे? डी ब्लॉक के तत्व, लाइक स्कैंडियम से लेकर कहाँ तक, जो भी लिख लो, ठीक है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, और अपवाद क्या है कि डी ब्लॉक में और भी तत्व हैं, जैसे कि है आपका जिंक, और क्या है बताओ? क्या है? क्या था? जिंक है, और क्या? कैडमियम, और क्या है? मरकरी। ये आपके क्या है? संक्रमण तत्व के श्रेणी में नहीं आएंगे। अब भाई ये संक्रमण तत्व नहीं है, 2 मिनट फिर समझो, ये संक्रमण तत्व नहीं है। अब नहीं है तो इसको क्यों लिखे हैं फिर यहाँ पे? संक्रमण, मैं बोला हूँ कि डी ब्लॉक तत्व में क्या आते हैं? संक्रमण तत्व आते हैं। तो ये संक्रमण तत्व नहीं है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो फिर भी उसको क्यों रखा गया वहाँ पे? डी ब्लॉक में क्यों उसको फेंका क्यों नहीं गया वहाँ से? कैसे? हाँ, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है चूंकि किस में जाता है? डी कक्षक में जाता है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम को बनाए रखने के लिए इसको इस श्रेणी में रख दिया जाता है, संक्रमण श्रेणी में। मतलब संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है, लेकिन नहीं है ये, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम को बनाए रखने के लिए इसको क्रम से क्या किया जाता है? यहाँ पर रखा जाता है ना। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, इट्रियम से लेकर कैडमियम तक, लेंथेनम। अच्छा, लेंथेनम, लेंथेनम भी होता है क्या? चलो आगे मैं बताऊंगी इसके बारे में, है ना। लेंथेनम होता है। लेंथेनम समूह डी का तत्व है कि इधर कहाँ गया ये? यहाँ पर का है। हाँ, तो इसको फिर लेंथेनाइट क्यों बोल देते हैं? इसको लेंथेनाइट बोलते हैं ना, इसको मैं बताऊं, ये लेंथेनाइट होता है, और ये क्या होता है? एक्टिनाइट। यहाँ पर लिखा गया देखो, ये हमारा क्या है? लेंथेनाइट है, और नीचे वाला क्या है हमारा? एक्टिनाइट है। तो इसको लेंथेनाइट क्यों बोल देते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेंथेनम के बाद का जो 14 तत्व है, उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एप कक्षक में जाता है, इसलिए इसको लेंथेनाइट बोल देते हैं। और वैसे ही एक्टिनियम के बाद का 14 तत्व को नीचे में रख दिया गया है, उसको क्या बोलेंगे? एक्टिनाइट बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो जिंक कैडमियम से, वो एक इंपॉर्टेंट लाइन है ना। कैसे इसको पूछा जाएगा? कैसे पूछा जाएगा इसको? कि जो जिंक, कैडमियम और मरकरी संक्रमण तत्व नहीं हैं, फिर भी उन्हें संक्रमण तत्व के श्रेणी में रखा जाता है, क्यों? ऐसा करके क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो? तो क्या करोगे तुम लोग? आंसर दे पाओगे? समझाया हूँ उसके अकॉर्डिंग आंसर दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, बताओ। बोलो भाई, लिख पाओगे? और नहीं लिख पाओगे तो लिख लो, चलो फिर।
लिख लो। अभी आप क्वेश्चन करके ही लिख लो उसको, है ना, क्वेश्चन करके लिख लो। क्वेश्चन करके लिख लो। क्या लिखोगे क्वेश्चन में? क्वेश्चन लिखोगे कि जिंक, कैडमियम तथा मर्क्यूरी, जिंक, जिंक, कैडमियम तथा मर्क्यूरी हो गया, को संक्रमण तत्व के श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्यों? मतलब जिंक, कैडमियम तथा मर्क्यूरी संक्रमण तत्व नहीं माने जाते हैं, क्यों? क्लियर है? क्वेश्चन क्या है हमारा? जिंक, कैडमियम व मरकरी, है ना, संक्रमण तत्व, जिंक, कैडमियम व मरकरी संक्रमण तत्व, जिंक, कैडमियम व मरकरी संक्रमण तत्व नहीं माने जाते हैं, क्यों? नहीं माने जाते हैं, क्यों? क्यों? ये क्वेश्चन है ना? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, कैसे बोलना चाहोगे आप? अगर मैं तुम लोग को पूछता हूँ कि ऐसे ऐसे है बोल के, तो क्या करोगे? ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे क्या बोलोगे? लिखोगे आंसर? लिखोगे संक्रमण तत्व के परिभाषा के आधार पर, इसका आंसर लिख देते हैं ना। संक्रमण तत्व के परिभाषा के आधार पर, संक्रमण तत्व के परिभाषा के आधार पर समूह 12 के तत्व, समूह 12 के तत्व कौन कौन सा भाई? समूह 12 के तत्व जिंक, कैडमियम व मरकरी, जिंक, कैडमियम व मरकरी हो गया, में उनकी मूल अवस्था, जिंक, कैडमियम व मरकरी में उनकी मूल अवस्था, उनकी मूल अवस्था हो गया, उनकी मूल अवस्था या उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, या उनकी सामान्य ऑक्सीकरण, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में पूर्ण D10 विन्यास है। पूर्ण मतलब क्या? D10 विन्यास है। पूर्ण क्या है? D10 विन्यास है। इसका मतलब समझ गया ना? उसका जो डी कक्षक है वो पूर्ण रूप से क्या है? भरा हुआ है। उसका डी कक्षक क्या है? पूर्ण रूप से भरा हुआ है ना? सामान्य उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में पूर्ण D10 विन्यास है, अर्थात उसका डी कक्षक पूर्णतः भरा हुआ है। ठीक है, अर्थात उसका डी कक्षक पूर्णतः क्या है? भरा हुआ है। इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व के श्रेणी में नहीं रखा जाता।
इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व के श्रेणी में नहीं रखा जाता, नहीं रखा जाता। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या बताया गया कि जिंक, कैडमियम व मरकरी संक्रमण तत्व नहीं माने जाते हैं। क्यों क्यों नहीं माने जाते हैं? तो संक्रमण तत्व के परिभाषा के आधार पर या संक्रमण तत्व के परिभाषा के अनुसार समूह 12 के तत्व जिंक, कैडमियम व मरकरी में उनकी मूल अवस्था या उनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसका विन्यास कितना होता है? D10 होता है, मतलब पूर्ण विन्यास होता है। अर्थात उसका जो डी कक्षक है वो पूर्ण रूप से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ रहता है, और पूर्ण रूप से भरा हुआ रहेगा, इसलिए इसको हम लोग संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो फिर भी इसको हम लोग क्यों करते हैं, वहां पर क्यों लेते हैं? तो 3 संक्रमण श्रेणियों के अंतिम सदस्य होने के कारण, है ना, और वर्गीकरण की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ठीक है, संक्रमण तत्वों का अंतिम अंतिम वो सदस्य है, और वर्गीकरण की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन तत्वों का अध्ययन भी हम संक्रमण तत्वों के अंतर्गत करते हैं, लेकिन ये है नहीं। क्लियर है ये? तो ये हुआ इसकी बात, है ना। एक चीज यहाँ पर आप लोग लिख लोगे, डी कक्षक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कहाँ पर लिखवाऊँ इसको मैं? डी ब्लॉक तत्व, है ना, यहाँ पर लिखवा देता हूँ इसको, है ना। डी ब्लॉक तत्व का अगर मैं बात करूँ सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो याद रखना डी ब्लॉक तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d1 से 10। ये इंपॉर्टेंट है ना, कई बार आया है। n-1 n-1 d1 से 10, d1 से 10, ठीक है, ns0 से 2, ns0 से 2, ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इसको। ठीक है, कई बार आया है कि डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? n-1 d1 से 10, ns0 से 2। क्लियर है ये? ठीक है, ठीक है, फिर टाइम तो भी हो गया है, आज का क्लास फिर ऑफ करते हैं, है ना। कल मिलते हैं, ठीक है, ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।